हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना दी हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में और इलेक्ट्रिक वायरिंग के मेथड्स के बारे में बात की है। आज मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, इलेक्ट्रिक वायरिंग के रूल्स बताऊंगा इस वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आंतरिक वितरण प्रणाली, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले में मैंने आपको बताए थे, मेथड्स बताए थे वायरिंग के, और मैंने आपको बताया था कि वायरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कंफ्यूज मत करिएगा आप, ये सिस्टम है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। मतलब उसे वितरित कैसे करें, एक सर्किट बनाया है तो उसे वितरित कैसे करेंगे, उसके लिए ये सिस्टम है। आप इसे उस न्यूट्रल बॉक्स मेथड से या फिर आप और जो सिस्टम थे उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जो आंतरिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, यानी कि इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, वो दो तरीके से किए जाते हैं मेनली। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में सप्लाई आई पी और एन, ठीक है, तो अब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, ये अलग अलग जगह पे आपका मान लीजिए एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ पे है, ये बरामदा है, ये किचन है, ये लेटरिन बाथरूम है। तो आप इन सब में वायरिंग करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, सब जगह करेंगे। यहाँ पंखा भी लगाएंगे, बल्ब भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। तो अब ये चीज़ तो हो नहीं सकती कि एक ही वायरिंग आप लें, ये दो तार लें और पूरे में एक ही से वायरिंग करते हुए चले जाएं। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ तो आप करते नहीं हैं आपके घरों में। तो बस वही चीज़ है कि इनको बिछाना कैसे है, मतलब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, कि आप कैसे बांटेंगे हर एक घर के अंदर। एक ही तार को सब जगह ले जाना तो अजीब सा लगेगा, और सबसे आपको ये पता ही होगा कि आपके घर की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है। तो आपको अलग अलग सर्किट्स बांटने होंगे, कि मतलब एक कमरे के लिए अलग सर्किट है, दूसरे कमरे के लिए अलग सर्किट है, तीसरे कमरे के लिए अलग सर्किट है, किचन के लिए अलग सर्किट है, या बाथरूम के लिए अलग सर्किट है। तो इस टाइप के बांटने के सिस्टम्स को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो अब कैसे होंगी, दो तरीके हैं इसके, एक ट्री सिस्टम है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ट्री सिस्टम के बारे में। तो ट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्री सिस्टम में ये जो आप ये देख रहे हैं, ये इस पर फोकस कीजिए जरा। इसमें क्या है, ये पी और एन है, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे क्या लगाए, फ्यूज़ लगाए, और न्यूट्रल पे न्यूट्रल लिंक लगाए। ये सिंबल्स मैंने आपको पहले वीडियोस में बताए हैं, पहले वाला वीडियो जो था उसमें बताए हुए हैं। तो आपको वहाँ से ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो आप जाके एक बार देख सकते हैं इन वीडियोस को। और ये देख रहे हैं, ये लगे हैं हमारे जंक्शंस, यहाँ पर हमने इन्हें कनेक्ट किया है। तो अब क्या है, मान लीजिए एक ये कमरा है यहाँ पे, और एक ये कमरा है, और एक ये कमरा है एक घर के अंदर। तो क्या हो रहा है, हमने एक फेस ये लिया और एक न्यूट्रल ये लिया। अब यहाँ से हमने जब इस कमरे में देना तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक लिंक लगाया और इससे हमने इसको सप्लाई दे दी। और यहाँ पर जो भी चीज़ें थी सर्किट, ये जो ये दिखा रहे हैं स्विच और ये सर्किट दिखा रहे हैं, मतलब कि कुछ भी लगा हो सकता है अंदर ना, तो वो चीज़ दिखाई गई है। ऐसे इस कमरे के अंदर हमने क्या करा, इस कमरे में थोड़ा ये देखिए साफ से दिखते हैं, फेस पे हमने लगाए हैं क्या, फ्यूज़। तो यहाँ पे भी हमने एक फ्यूज़ लगा दिया इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए हमने एक फ्यूज़ लगा दिया है, और ये इस कमरे को हमने बना दिया ऐसे फ्यूज़ लेके। ऐसे ही इसमें भी। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं एक ब्रांच निकल रही है। अगर मैं उस ट्री को बताऊं, अगर ट्री ट्री कैसा होता है, ट्री ऐसे ही तो होता है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से इधर से शाखा निकलती है। ये मेन ब्रांच होती है, इसको मेन ब्रांच कहते हैं ये वाले को। और ये क्या होती हैं, इनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी ऐसे ही होती है ना। तो वैसे ही ये कुछ दिख रहा है, ये देखिए, ये ऐसे एक गया, एक सीधे निकल गया, एक ऐसे चला गया। तो कुछ कुछ पेड़ जैसा है, तो इसीलिए इसे ट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना दिक्कत है कुछ, इसमें साथ क्या है, जोड़ पड़ने के जाने से अच्छी नहीं लगती सबसे बड़ी बात, और ख़राब होने की संभावना ज़्यादा है। जहाँ बार बार यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, यहाँ जोड़, तो भैया हो सकता है यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए। अब मान लो सर्किट का मेन वायरिंग ख़राब हो गई, तो मैं पूरा मुख्य स्विच अगर बंद करना पड़ता है तो पूरा का पूरा
परिपथ बंद पड़ जाएगा। ये भी एक दिक्कत है। अब फ्यूज़ इधर उधर हैं, कैसे? यहाँ पे देखिए, इस कमरे के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ लगाया, इस कमरे में, इस कमरे के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ लगाया, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ लगाया हुआ है। तो अलग अलग जगह पे स्विच लगे हुए हैं, एक कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में लगा हुआ है। तो ये भी गलत, अजीब सा लगता है। फ्यूज़ बिखरे रहते हैं। सभी बिंदुओं के लिए समान वोल्टता प्राप्त नहीं होती। अब देखिए, समान वोल्टता कैसे प्राप्त नहीं होती? मान लीजिए यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ वोल्टेज V दिया है। आइडियली हम देखें तो हो सकता है इसमें सब में समान आनी चाहिए वोल्टेज, सिंपल सी बात है, हो क्या सकता है, होता ही है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस होता है, इस तार का भी रेजिस्टेंस होगा। अब इसके कारण यहाँ पे ड्रॉप होगा और ये अपने अंदर कुछ ड्रॉप लेगा वोल्टेज के कारण, तो ये जो ड्रॉप है इस पर असर डालेगा यहाँ पे बाकी तारों पे। तो क्या होता है कि पहले वाले में तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलती है, पर्याप्त मिलती है, इसमें भी हो सकता है ठीक ठाक मिले, लेकिन एंड तक आते आते वोल्टेज जो होती है वो डाउन हो जाती है बिल्कुल। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अब दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देते हैं। अगर मान लो ऐसे कुछ होता है, ये आया आपका फेस, न्यूट्रल, यहाँ पे हमने फ्यूज लगाया, न्यूट्रल लिंक लगाया। अब यहाँ पे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ये उप डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड है। अब मान लीजिए मेन डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड से हमने क्या करा, एक कमरे की वायरिंग ये कर दी, एक कमरे की वायरिंग ये कर दी मेन से। अब यहाँ से हमने एक और निकाला और एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया। यहाँ से हमने 3 और निकाल लिए, फेज़ और न्यूट्रल। जैसे यहाँ से हमने निकाले थे, हमने यहाँ से निकाले थे 3 ये फेज़ न्यूट्रल और 3 ये फेज़ निकाले थे। ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 न्यूट्रल और 3 फेज़ निकाल लिए हैं। तो अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने इसको दे दिया, इसको दे दिया। अब यहाँ से एक जो मेन निकाला, अब इसमें और इसमें वोल्टेज लॉस ज़्यादा नहीं होगा और इसमें आ जाएगी पावर पूरी काफ़ी हद तक। अब एक ये चीज़ इकोनॉमिक नहीं होगी। अगर मान लीजिए एक घर है, ये इसके अंदर एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और इसी घर का एक पार्ट है जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, और यहाँ पर भी 2 कमरे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल आए हैं, तो हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया और इन 2 कमरों को इससे कवर कर लिया। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने एक बोर्ड से इन 2 सिस्टम को कवर कर लिया। अब इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ तो एक लेके जाएं और मान लीजिए यहाँ थोड़ा और हो, ज़्यादा हो, ये कमरे 2 कमरे और हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही 2 कमरे और हैं। तो अब क्या है, अब इसके लिए हमें फिर यहाँ से एक और पूरी वायर लेके जानी पड़ेगी और इसको कवर करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से फिर एक मेन बोर्ड से, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, फिर हमें इसके लिए एक वायर लेके जानी पड़ेगी और इसको देना पड़ेगा सप्लाई, ठीक। और फिर हमें इसके लिए लेके जानी पड़ेगी और फिर यहाँ सप्लाई देंगे, और फिर इसके लिए हमें एक लेके जाएंगे और इसको यहाँ सप्लाई देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 अलग अलग और हमने दिए, वो भी यहाँ से हम खींच के लेके जा रहे हैं मेन बोर्ड से बार बार। और यहाँ पे हमने पहले ही 2 और सर्किट्स को दे रखा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आ जाएगा, हम बार बार तो दे नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इस प्रणाली में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो होता ही है मेन, उसके साथ हम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और लगाए थे। अगर मान लीजिए ये चीज़ एक मेथड के अंदर आ ही रही है पूरी की पूरी, अब इस मेथड का ये पार्ट है, मान लीजिए कोई वो दूर जगह, मैंने आपको बताया जैसे, तो वहाँ दूर जगह है, तो वहाँ के लिए हम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देंगे और उसको सप्लाई दे देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे ये लगा था, 4 कमरों का मकान था ये, और एक यहीं पर ही दूसरा मकान उसी की में ही लगा हुआ है, उसी घर के अंदर बना हुआ है, बीच में कुछ लॉन ऑन टाइप of मान लीजिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देंगे और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या करेंगे, इन सबको सप्लाई दे देंगे। उसके बाद एक लेके जाएंगे यहाँ पे, ऑब्वियस है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी तार होगा, और फिर यहाँ पर एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, फिर उससे इन सबको सप्लाई दे देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है जो यहाँ हो रहा था इस जगह पे, मतलब अलग अलग जो वोल्टेज मिल रहा था वो नहीं मिलेगा पहली बात तो, क्योंकि हम मेन सर्किट बोर्ड से लेके जा रहे हैं। अब ये तार मोटा होगा तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कम मिलेगा हमें, एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा, हमें बार बार एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके जाना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि फिर तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है ना इस प्रणाली का, कि हम बार बार एक ही बोर्ड से दूर के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो उसमें बार बार हम ज़्यादा तार लगाते हैं, इसीलिए। अब मैं आपको आगे ये चीज़ हैं, ये रूल्स हैं, ये IS का मतलब क्या है अब ये बता देता हूँ। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये है 4648, ये रूल का नंबर है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 4648। और ये क्या है 1968, ये वो डेट है जब ये अमेंडमेंट हुआ था। ये 1968 में जो अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू ये रूल आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप ये देखिए, ये एक ओवरव्यू है पिछले लेक्चर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें तुलनात्मक विवरण दे रखा है सभी वायरिंग का, तो हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले सकते हैं पूरी वायरिंग का। तो जैसे आवश्यक सामग्री, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, ये दे रखी है। अब ये कौन सी वायरिंग है? ये हमारी क्लेट वायरिंग है, इसको क्या कहेंगे? केसिंग केपिंग वायरिंग कहेंगे, इसको बैटन वायरिंग। ये लेड बैटन है, और ये कंड्यूट वायरिंग है। तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? इसमें क्लेट चाहिए होती है, पेंच, गुल्ली, PVC का तार या VIR का तार। VIR का मतलब तो आपको पता ही होगा, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, वही वाला तार, गुल्ली आदि। यहाँ पे भी यही सब चीज़ें हैं लगभग। बस यहाँ पे आप क्लिट लगी थी, यहाँ पे केसिंग केपिंग लगेगी, ऐसे यहाँ पे बैटन लगेगी। अब जो वायरिंग है ये किसके लिए? TRS और CTS के लिए भी होती थी, केबल्स के लिए होती थी, तो वो बाकी सारी चीज़ें जो इनमें लगती थी वो भी इसमें लगेगी। इसमें बैटन वायरिंग जो थी ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। बस ये है जो बैटन है वो शीशा से पोषित होगी, मतलब सॉरी, जो केबल होगी वो लेड से पोषित होगी, ठीक। बाकी सारा का सारा सामान जो इसमें था वो इसमें रहेगा। ऐसे ही वाहक नली में क्या है? वाहक नली लग जाएगी, यानी कि कंड्यूट लग जाएगा। बाकी सारा सामान जो इनमें इनमें था कॉमन, वो इसमें भी रहेगा, ठीक है। आवश्यकता वोल्टा, ये सब निम्न होती हैं, ये मध्यम और निम्न दोनों के लिए होता है, ठीक है। लागत, ये इम्पोर्टेंट है सब पॉइंट्स, क्योंकि आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए, तभी अगर पेपर में आता है कोई क्वेश्चन तो आपको पता होगा। जैसे अब वो कह सकता है कि सबसे ज़्यादा टिकाऊ कौन सी है, तो आपको जो पता होगी इनमें से जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होगी वो आप लगाएंगे। मान लीजिए सारे ऑप्शन दे दिए हैं टिकाऊ के मामले में, तो सबसे अधिक आपको बहुत अधिक किस में दिख रही है? कंड्यूट में दिख रही है, तो आप कंड्यूट को लगाएंगे ना, ठीक है। वो ऐसे चीज़ों पे कंपैरिजन नहीं देगा जहाँ पे जैसे ये टोटल तीनों लगभग लगभग समान ही होती हैं, अधिक 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 लिखी है तीनों पे, तो ऐसी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं देता वैसे भी पेपरों में। चलिए फिर देखते हैं, लागत किसकी सबसे कम होती है? इसकी सबसे कम होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। बाकी इसी के बीच में आते हैं, जैसे ये मध्यम है, ये निम्न है, बहुत कम, उसके बाद ये निम्न है सेकंड नंबर पे, ये थर्ड है मध्यम है, और ये अधिक है फोर्थ है, और ये फिफ्थ है सबसे ज़्यादा। तो सबसे अच्छी मेन चीज़ आपको मिलेगी कंड्यूट के अंदर ही, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो कंड्यूट के अंदर है। बस ये एक महंगी है, इसका एक ये घाटा है बस। बाकी इसीलिए जब भी कोई चीज़ पूछे और ये मतलब जल्दी हो जाती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा टाइम लेती है, कार्य कुशलता इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, 2-3 घाटे हैं। बाकी सारा का सारा जो भी सामान है अच्छा, वो इसी के अंदर मिलेगा आपको। इसके लिए ज़्यादा कार्य कुशलता की ज़रूरत नहीं होती है, किसकी? प्लेट के लिए। ये सबसे घटिया है, तो इसमें कार्य कुशलता भी कम चाहिए होगी। तो आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है। बाकी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। चलिए अब आपको मेन चीज़ बताते हैं, वायरिंग के जो नियम थे जिसके लिए मैंने वीडियो शुरू किया था। तो स्थापन के जो नियम है, मैं आपको सारे नियम तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, मेन मेन मैं आपको बता दूंगा इसमें, ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं ये कवर कर सकूं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट, फर्श से आपको 1.5 मीटर ऊंचाई पे ऊर्जा मापी को लगाना है। जैसे ये फर्श है अगर, तो यहाँ से ये जो ये लंबाई है ये 1.5 मीटर होनी चाहिए, तब यहाँ पे ऊर्जा मापी लगाया जाए। क्यों? ये मतलब कि पता चल सके, आदमी अगर पहले रीडिंग करते थे ना, तो रीडिंग आसानी से की जा सके संस्थान में, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा मापी के तुरंत बाद सप्लाई काटने और जोड़ने के लिए स्विच और फ्यूज लिंक लगी होनी चाहिए। ये आपको पता चाहिए, तुरंत बाद लगा होता है, पहले नहीं लगा होता, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ।
इंपॉर्टेंट हैं ये सारी की सारी। अभी मैं आपको अगर क्वेश्चन आगे मैं हो सका तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वो सब आगे के लेक्चर्स में तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। अब क्या है, सिंगल के लिए हम DPIC यूज़ कर सकते हैं और 3 फेस के लिए TPNIC। ये आपको मैं बता चुका हूँ TPNIC का मतलब क्या होता है, ट्राईपोल न्यूट्रल आयरन क्लेट। ऐसे DPIC का मतलब क्या होता है, डाईपोल आयरन क्लेट। आगे बढ़ते हैं। जो फेस वाली वायर है, अगर हम सर्किट बना रहे हैं, मैंने आपको बताया ना डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मेन बोर्ड से जैसे हमने वहाँ पे 3 लगाए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वैसे ही अगर एक एक सर्किट दिया है तो वो जो सर्किट्स हैं उसमें एक एक में एक एक फ्यूज जरूर लगा होना चाहिए एक एक सर्किट पे। मतलब अगर ये मैंने आपको दिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये अगर 3 सर्किट निकाले हैं तो यहाँ पर भी एक फ्यूज़ लगेगा, यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगेगा और यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगेगा, उसके बाद ही सर्किट आगे जाएगा। ठीक है। अब वितरण बोर्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो भी 1.5 मीटर ऊंचाई पे लगा होना चाहिए, ढक्कनदार बक्से से अंदर होना चाहिए। दूर कक्षों के लिए मैंने उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया है। हाँ, तो परिपथ व्यवस्था संबंधित नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, जो प्रकाश पंखा परिपथ समझ गए होंगे आप, जो हमारा लाइट फैन और 5 एम्पीयर के सॉकेट वाला होता है, उस सर्किट की बात करें तो एक सर्किट जो होता है उसके अंदर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए और 800 वाट से अधिक नहीं होने चाहिए, या दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है। ऐसे ही शक्ति परिपथ के लिए 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए या 2 सॉकेट से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 एम्पीयर के 2 सॉकेट यानी कि 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक कोई जगह है, वहाँ पे 6 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक, जिसकी वैल्यू है 100 वाट, और 2 पंखे लगे हैं, ठीक, जो 60 वाट के होते हैं, और मान लीजिए 3 सॉकेट हैं, ठीक। अब जो सॉकेट होता है उन्हें हम 100 वाट का ही मान के चलते हैं आमतौर पे। तो अब देखिए इसमें बिंदु कितने हो गए, 11। तो ये 11 बिंदु हो गए एक जगह पे, तो हम ये सर्किट नहीं बना सकते, यानी कि हमको एक 10 पॉइंट का एक सॉकेट बनाना पड़ेगा और एक सॉकेट को अलग रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, हम चाहे तो इसे 8 भी कर सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अगर 11 हो रहे हैं तो हम 11वें को लेंगे नहीं, 10 ही रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए ये चीज़ नहीं होती और अगर 7 बल्ब होते 100 वाट के सिंपल, तो अब बचे 3 पॉइंट, और मैं कह दूं उसकी जगह 2 सॉकेट लगे हैं खाली, और 2 सॉकेट में क्या लगा हुआ है, 2 सॉकेट हैं, तो यानी कि वो 100 वाट के हो गए, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 900 हो गया। तो हम ये 9 पॉइंट जो हैं इनको भी नहीं ले सकते, हमको एक पॉइंट को कम करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट कम करने का मतलब है 800 वाट हो जाएगा, तो हमारा एक सॉकेट अलग हो जाएगा और एक सॉकेट अलग हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो 800 वाट से अधिक नहीं कर सकते हम, लेकिन 800 वाट से कम रख सकते हैं। हम चाहें तो एक 600 में बना दें और एक को 300 का बना दें, और चाहें तो एक को 400 का बना दें और दूसरे को 500 का बना दें, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही प्रकाश के लिए यूज़ होता है। अगर मान लीजिए एक जगह है और वहाँ पर हमने एक हीटर लगाया है जिसकी वैल्यू 3000 वाट का हीटर है मान लीजिए, क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ हम एक ही सॉकेट लगाएंगे, एक ही पॉइंट होगा जो इसको देगा, यानी कि एक सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लगी होगी ये। और मान लीजिए अगर हमने कोई एक ऐसी चीज़ लगाई है जहाँ पर हमें पता ही नहीं है, 2 सॉकेट लगा रखे हैं 15 एम्पियर के, अब हो सकता है हम एक जगह प्लस लगाएं और हो सकता है एक जगह गीज़र लगाएं, तो वहाँ पर हमने 2 सॉकेट लगा दिए हैं। जैसे हम मान के चलते हैं एक सॉकेट लगभग 1000 वाट का हम मान के चलते हैं, तो ऐसे करके ये सिर्फ 2000 हुआ, तो हम इसमें मैक्सिमम 2 ही सॉकेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक। अब ये आपको याद रखना है। कुल मिला करके जो हॉरिजॉन्टल रन होता है, अगर मान लीजिए ये एक दीवार है, ये चौकोर आपके घर की,
तो आप मान लीजिए यहाँ पर एक दरवाज़ा है ये आपका, तो क्या है, यहाँ से ये इस ज़मीन से लिंटर की ऊंचाई अगर 4 मीटर है या उससे भी ज़्यादा है, 5 6 7 8 कुछ भी हो, हमें कुल मिला के देखना है यहाँ से 3.5 मीटर, बस 3.5 मीटर पे हम दीवार पे हॉरिजॉन्टल रन का मतलब है यहाँ पर, ये 3.5 अगर मीटर ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पर हम अपना तार दौड़ाएंगे। ऐसे तार दौड़ाएंगे का मतलब क्या है, कंड्यूट के अंदर कंड्यूट वायरिंग है, तो हम ऐसे इस जगह पे तार को लगाएंगे, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब वायरिंग जो है सीलिंग के निकट पोर्सिलीन पाइप के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए तार जो है, एक दीवार है, दीवार ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ खड़े होंगे और इस दीवार को ऐसे देख रहे होंगे, तब क्या है, यहाँ से हमने 3.5 मीटर ऊपर तो ले लिया, अब इसके अंदर से लेके जाना है, तो दीवार को हम ऐसे काटेंगे अंदर से और यहाँ पे कंड्यूट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से पार ले जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है, ये बात बोल रहा है। खैर वो छोड़िए, आप मेन चीज़ पे ध्यान दीजिए। प्रकाश और पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm का जो होता है तार हम यूज़ करते हैं, और शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm का जो तार होता है वो यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और जो ये 1.5 और 2.5 mm है, ये जो है मेनली हम एल्युमिनियम के लिए बात कर रहे हैं। मतलब इससे नीचे ना रखें आप, इससे ऊपर रख सकते हैं लेकिन इससे नीचे का तार यूज़ ना करें। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्षैतिज डिजाइन में अगर क्लिप वाली वायरिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो क्लिप है वो 10-10 सेंटीमीटर पे है, और ऊर्ध्वाधर रन में, यानी क्षैतिज डिजाइन का मतलब क्या होता है और ऊर्ध्वाधर रन का मतलब क्या होता है। अगर ये दीवार है, जो हॉरिजॉन्टल रन बताया था, ये होता है क्षैतिज रन। और जब ऐसे ऐसे करके चलता है, मान लीजिए ये सॉकेट बोर्ड लगा है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो चलेगा ये, तो इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रन। तो वहाँ पे 15-15 सेंटीमीटर पे अधिक दूरी पर नहीं लगाई जानी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा दूर नहीं लगाई जानी चाहिए। कम तो कर सकते हो आप क्लिपों की दूरी को। ठीक है, प्रत्येक धातु भाग को संकृत करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो फालतू हैं, ये तो सबको पता ही होती है। ये चीज़ है, प्रकाश जो लैंप है, यानी कि फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे, फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे हमें लगाने हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब चीज़ें जो हैं 1.5 मीटर पे। और पंखे को जो है फर्श से 2.5 mm। तो कई जगहों पे ऐसे पूछा जाता है कि हमें कितनी दूरी पे लगाना है, 2.55 mm, लेकिन कई जगहों पे पूछ लेते हैं ऊपर से कितने पे लगाना है। अगर हम एक सीलिंग की बात करें, तो सीलिंग से पंखे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी नीचे लगाना चाहिए सीलिंग से, तो उसकी वैल्यू होती है 0.3। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आम तौर पे सीलिंग जो है वो 3.5 से 4 मीटर की होती है, तो आइडियली 3.5 मीटर यूज़ कर रहे हैं अगर हम, तो वहाँ से 0.3 लगभग लगभग इतना ही बैठेगा हमको, मतलब 3 मीटर के करीब बैठ जाएगा पंखा। तो कुछ जगहों पे होता है, ये चीज़ वेरी करती है, तो 2.55 ये याद रखिए। और अगर नीचे लगा रहे हैं 0.3 mm, कुछ जगहों पे पूछा था ऑप्शन, ये चीज़ ऑप्शन पे डिपेंड करती है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें 0.3 दे रखा था, तो उसके साथ ऑप्शन दे रखे थे 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग आमतौर पे फर्श से चिपका चिपका ही रहता है। एक ने तो 15 मीटर भी दे रखा था, किसी ने 1.5 मीटर भी दे रखा था। तो ये चीज़ जो होती है, ये ऑप्शन देख के हम पता कर सकते हैं कि 0.3 मीटर सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्विच है वो फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, और स्विच बोर्ड जो है वो बेडरूम या प्रवेश द्वार के निकट होना चाहिए। अगर ये जगह है तो दरवाज़ा अगर यहाँ है, दूर नहीं लगाएं कहीं, पता चला आप यहाँ पे एक ये दूसरी दीवार लगी हुई है तो यहाँ पे आप नहीं लगा रहे हैं स्विच, ये चीज़ गलत होगी। इसमें क्या है, विद्युत पॉइंट, कारक चीज़ें, परछाई, ये सब तो फालतू चीज़ें हैं, ये नहीं पूछता कोई भी। सीलिंग के निकट ये सब चीज़ नहीं पूछता। सॉकेट आउटलेट, ये भी फालतू है, ये पता होना चाहिए आपको। सॉकेट जो होता है, पावर सॉकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम।
ये फर्श से 25 सेंटीमीटर या 1.3 मीटर ऊंचाई पे, यानी कि जो स्विच बोर्ड होता है 1.3 पे, या तो स्विच बोर्ड के साथ सॉकेट लगाओ, या फिर 25 सेंटीमीटर यानी कि कतई नीचे है। ये क्यों करते हैं, मान लीजिए कोई प्रेस वरेस वाली जगह है तो वो हम लोग नीचे लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे लगा होना चाहिए। अगर नीचे लगा रहे तो ढंग से नीचे होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखें। मेनली आपसे यही वाला पूछेगा 1.3 मीटर वाला, ठीक है। अब आउटलेट के ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए। नहाने के कमरे में 1.3 मीटर से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों, मान लीजिए अगर नीचे ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा उसके साथ कि उसमें पानी जाने का डर है, जिससे पूरे बाथरूम में करंट आ जाएगा। इसलिए इस 1.3 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर लगा सकते हो आप, लेकिन नीचे नहीं। इसीलिए हम देखते हैं नहाने वाले जो कमरे होते हैं वहाँ पे 2.5 मीटर ऊंचाई पे लगा होता है गीजर वीजर के लिए। ऐसे आमतौर पे हम लगाते नहीं जल्दी। या फिर स्विच बोर्ड या सॉकेट बोर्ड को भी हम बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं लगाते नहाने वाले कमरे में। हाँ, तो शक्ति तार स्थापन की बात करते हैं। शक्ति तार स्थापन में ये इम्पोर्टेंट है, चालक तार के अंदर से जोड़े नहीं जाने चाहिए। मतलब क्या है, चालक को अगर कंड्यूट में से चालक जा रहा है, मेनली हम कंड्यूट से ही निकालते हैं क्योंकि ये पावर वायरिंग से है। तो अब मान लीजिए कहीं शक्ति पावर स्थापन है तो क्या होगा कि अब इंडस्ट्रीज में हो सकता है इसका यूज़, तो मेनली हम कंड्यूट में यूज़ करते हैं। इसीलिए घर में भी यूज़ कर रहे हैं तो कंड्यूट लगा के ही यूज़ करेंगे इन पावर वायरिंग्स को। तो वाहक चालकों के अंदर से जोड़े नहीं जाने चाहिए। मतलब अगर कंड्यूट के अंदर कोई तार आ रहा है और यहाँ पे कहीं जोड़ है तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर यहाँ से कुछ स्पार्किंग होकर ख़राब होता है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये नियम है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चालकों की लूपिंग नहीं की जानी चाहिए। मतलब क्या था, मैंने जैसे बताया था ना कि ऐसे स्विच से एक लेके फिर वापस लेके चले जाते हैं यहीं से, अगर ये स्विच बोर्ड लगा है ऐसे करके, तो ऐसी चीज़ नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। वाहक नली में एक वाहक नली में एक से अधिक परिपथ नहीं ले जाए जा सकते। यदि प्रत्येक मोटर, हाँ, प्रत्येक मोटर की बात करें अगर, मतलब अगर मोटर्स हैं तो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो एक वाहक नली से सिर्फ एक ही सर्किट को लेके जाएं। मतलब एक ही सर्किट के तार को लेके जाएं, दूसरे सर्किट के तार को ना लेके जाएं। दूसरे सर्किट के लिए एक अलग तार बिछाएं, चाहे कंड्यूट मोटा ही क्यों ना हो, उसमें से 10 तार क्यों ना जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सर्किट है पावर सर्किट, तो पावर सर्किट के लिए सिर्फ आप 2 ही तार लेके जाएंगे, उसका न्यूट्रल और फेस उस सर्किट के लिए। अगर आपको दूसरा लेके जाना है तो उसी के नीचे या उसके आसपास कहीं और दूसरा कंट्रोल बिछाइए और उसके साथ एक न्यूट्रल फेस लेके जाइए अलग सर्किट का। उसी सर्किट के साथ मत लेके जाइए क्योंकि पावर वायरिंग है, गर्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट का मतलब क्या है और फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ क्यों करते हैं। 1.25 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वायर होता है आपको कहाँ से यूज़ होती है, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये कक्ष है, ऊपर से देख रहे हैं हम ये, और यहाँ पे लगा हुआ है मोटर, ये कुछ बेस स्टार्ट करके यहाँ पर हमने कुछ मशीन लगाई हुई है। तो अब क्या है, जो वो है वायरिंग वो ये पूरे पे चल रही है कहीं, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ था कोई मेन बोर्ड, यहाँ से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके आपने स्टार्टर लगा दिए हैं, नीचे तक लेके आए ज़मीन तक। अब इस तक वायरिंग पहुँचाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक तार बिछाएंगे। तो जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट है यहाँ से यहाँ तक के लिए वो 1.5 मीटर 1.25 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो उसमें खतरा रहेगा कि यहाँ से कोई चल के चला जाए, इंडस्ट्री होगी या कुछ भी है, प्रयोगशाला है, कार्यशाला है, हैवी चीज़ें हैं, तो ये टूटने का खतरा है। इसलिए जितनी कम दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की 1.25 से कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ये मैक्सिमम है। हम ये जो ये है स्ट्रक्चर है इसको दीवार से हटा तो सकते नहीं है, तो थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो 1.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ पेपर में पूछी भी गई है तो आपको याद रखनी है। ये देखिए ये 3.195, इसका मतलब क्या है, तार स्थापन के लिए अगर ताम्र चालक है, अगर ताम्र चालक है तो 1.93 मीटर कॉपर का होगा। 1 पॉइंट ये दे रखा है, ये एल्युमिनियम के लिए दे रखा है। अब इसमें जो ये है 1, ये दिखाता है तारों की संख्या, और जो ये 1.8 है ये दिखाता है उसका व्यास।
अगर मान लीजिए एक ही केबल है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तार हो तो वो है उस तार की संख्या, और इसका जो व्यास होगा वो होगा 1.80। तो अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 2.5 mm² एल्यूमिनियम के लिए। ऐसे ही अगर 0.195 का निकालेंगे 3 कोर के लिए, इसका मतलब क्या है, पहले अब 195 एक का होगा डायमीटर, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, फिर वो तीनों ट्रायंगल में बंधे होंगे, तो जब निकलेगा 1.39 निकलेगा। चालकों की माप, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। चालकों की माप के 3 नियम होते हैं। न्यूनतम माप का नियम होता है, एक विद्युत वहन क्षमता होती है और वोल्टापात होता है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको मैं बता चुका हूँ। अगर प्रकाश तार स्थापन की बात कर रहे हैं, फैन एंड लाइट सर्किट की, तो वहाँ पर कॉपर का जो तार होगा वो एक तार होना चाहिए 1.2 mm डायमीटर का, तो जो उसका जो वो होगा एरिया वो 0.96 mm² होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए 1.5 mm² का यूज़ करना है। अगर वो इसमें दे रखा है तो 1.140। अगर मतलब आपको ये बस याद रखना है, कुल मिलाकर के 1.5 और 2.5 जो मैंने आपको पहले बताया है, बस वो याद रखिएगा, तो आप ये चीज़ निकाल सकते हैं आराम से। और शक्ति के लिए क्या है, कॉपर तार जो होगा वो 3 कोर वाला, 3 संख्या होगी कॉपर की, 1.95 होगा तो ये 1.93 mm², और एल्युमिनियम के लिए 2.5 mm²। ये वाले याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यही आएंगे पेपरों के लिए, ये मेन है क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है। ऐसे ही तार स्थापन प्रयोग में लाने वाले फ्लेक्सिबल वायर जो होती हैं, उसमें कॉपर में 14 वाला तो 40 mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। जैसे इसमें 3 होंगे, इसमें तारों की संख्या 1 है, इसमें 14 है। 14 जितने ज़्यादा तार होंगे उतना ही तार फ्लेक्सिबल बनता चला जाता है। ठीक है। अब वहन क्षमता, इसका मतलब तो कुछ नहीं है, बस अगर विद्युत धारा से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि ताप जो है वो बढ़ ना जाए, गर्म पड़ेगी तो फिर दिक्कत होगी, सीधी सी बात है, ख़राब भी हो सकती है केबल। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा कितनी चाहिए आपको, उस परिपथ के अंदर कितनी धारा फ्लो होगी, कितनी शक्ति की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कितना वोल्टेज हो ड्रॉप होगा उसके अंदर, वो सब चीज़ का ध्यान रख के आपको तार का चयन करना है। अब चालक का वोल्टापात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, डीएमआरटी में पूछा भी गया है। प्रकाश परिपथ के लिए जो परिपथ बिंदु से, यानी प्रदाय यानी कि सप्लाई अगर मेन यहाँ से आ रही है, उससे जो यहाँ पर हमारा मशीन रखा है वहाँ तक के दूरी जो होती है, इसमें जो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, वो कितना होना चाहिए, वो उस मेन सप्लाई का 2% +1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर सिंपली बात करें 200 वोल्ट की सप्लाई है मेन, तो जो यहाँ आते आते हैं उसमें सिर्फ मात्र 5 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए, और ये 195, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। 195 वोल्ट तक आ गया तो ठीक, अगर इससे कम 194 आ रहा है तो दिक्कत है, आपको तार चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे। कैसे हो रहा है, अब देखिए 200 का है तो 200 का 2% कितना निकलेगा, 4 वोल्ट +1 यानी कि 5 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पावर वायरिंग के लिए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये तारे का क्षेत्रफल वाली जो है चार्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने ऐसे ही दिखा दिया है, ये याद करने की ज़रूरत तो है नहीं ये सब चीज़ें, आपको मैंने दिखा दिया है कि कैसे कौन कौन से कोर होते हैं। जैसे इसमें देखिए तार की संख्या दे रखी है, व्यास दे रखा है उनका, तो 19 तार हैं इसमें 1.12 mm के। ऐसे यहाँ पे 7 तार हैं 1.37 mm के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुल मिला के बस आपको ये याद रखना है। ये अगर प्रकाश के लिए पूछता है, जब वहाँ पे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अलग है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यहाँ पर है तो मतलब फॉर्मूला वही, बस आपको याद रखने के लिए यहाँ पर थोड़ा मैटर अलग है। तो जो उपयोगिता यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो क्या होता है, कार्य द्रव्य
कुल ज्योति यानी कि इल्यूमिनेशन कितना प्राप्त हो रहा है, और प्रकाश स्रोत द्वारा कुल इल्यूमिनेशन। मतलब अगर यहाँ पे बल्ब लगा है और यहाँ पर हमें चाहिए कार्यतल ये है, मतलब ये फर्श है और यहाँ हमने बल्ब लगा रखा है, तो इससे कितना इल्यूमिनेशन निकला है, यहाँ से अगर 100 निकला है और यहाँ पर सिर्फ 80 पहुँच रहा है, तो 20 इसका खराब हो गया ना, तो वही है। ठीक, तो दूसरा है ह्रास गुणांक। ह्रास गुणांक में क्या होता है, ह्रास गुणांक का मतलब है कि कितना वेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रदीपन जो बल्ब है वो असलियत में कितना निकाल रहा है। लिखा तो है उस पर 500, 600, 700 भी लिखा है, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ 500 ही निकाल रहा हो अगर 600, 700 लिखा है तो। ठीक है, अब पूर्णतः स्वच्छ दिशा में कितना निकालेगा। जो ये लिखा होता है 600, 700, वो लगभग इतना ही होता है जो पूर्णतः स्वच्छ दिशा में निकाल रहा। मान लो 700 निकाल रहा था वो अगर इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे सिर्फ जो अब है बाद में थोड़े दिनों बाद रखे 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 गंदा हो रहा है या ख़राब होता जा रहा है, और वो सिर्फ 500 पे रह गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, वो ह्रास हो गया। ठीक है, बस यही था, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। एक ये सामग्री सूची थी, ये आपको बस मैं दिखाना चाहता था कि जब हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हैं तो हम सामग्री सूची ऐसे बनाते हैं। इसमें क्रम संख्या में बताते हैं, क्रम सामग्री का नाम और उसका विवरण देते हैं। मतलब अगर मान लो एक कंड्यूट है तो कंड्यूट यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे बताएं कितने mm के कौन कौन से कंड्यूट चाहिए। ठीक है, कितने कितने mm वाले, फिर उनकी कितनी कितनी मात्रा चाहिए, मीटर में चाहिए या फिर हमें इकाई में चाहिए। जैसे अगर मात्रा चाहिए 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो यहाँ आएगी। इकाई की बात है मतलब कि हमें एक बंडल चाहिए तो इकाई डालेंगे सीधे सीधे, एक बंडल, 2 बंडल, एक सॉकेट चाहिए, 2 सॉकेट चाहिए, तो यहाँ पे इकाई आएगी। ऐसे ही दर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कितने का है, और यहाँ पे मूल्य बताएंगे। अगर मान लो 10 लिए हमने तो यहाँ पे उसका मूल्य कितना बैठेगा। टिप्पणी में कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं कि मतलब कहाँ के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए कितना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।